तो मेरी कहानियां अश्लील और गंदी लगती हैं तो जिस समाज में आप रह रहे हैं वह अश्लील और गंदा है। मेरी कहानियां तो सिर्फ सच दर्शाती हैं। अक्सर ऐसा कहते थे मंटो जब उन पर अश्लीलता के इल्जाम लगते थे। बेबाक सच लिखने वाले मंटो बहुत से ऐसे मुद्दों पर भी लिखते रहे जिन्हें उस समय में बंद दरवाजों के पीछे दबाकर और छुपाकर रखा जाता था। मंटो का जन्म 11 मई 1912 को पंजाब के एक छोटे से गांव समराला में हुआ। वे उर्दू के लेखक थे जो अपनी लघु कथाओं बू, खोल दो, ठंडा गोश्त और चर्चित टोबा टेक के लिए प्रसिद्ध हुए। कहानीकार होने के साथ साथ वे फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने 22 लघु कथा संग्रह, एक उपन्यास, रेडियो नाटक के 5 संग्रह, रचनाओं के 3 संग्रह और व्यक्तिगत रेखा चित्र के 2 संग्रह प्रकाशित किए। मंटो उर्दू के एकमात्र ऐसे लेखक थे जिनकी रचनाएं जितनी पसंद की जाती थीं उतनी ही नापसंद भी। और इसमें किसी संदेह की गुंजाइश नहीं है कि उन्हें गालियां देने वाले लोग ही सबसे अधिक पढ़ते थे। कहानियों में अश्लीलता के आरोप की वजह से मंटो को 6 बार अदालत जाना पड़ा था, जिसमें से 3 बार पाकिस्तान बनने से पहले और 3 बार पाकिस्तान बनने के बाद। लेकिन एक बार भी मामला साबित नहीं हो पाया। सचमुच ऐसा साहस बहुत कम लोगों में पाया जाता है कि वह निर्भीक अपने विचार प्रकट करें। मंटो को तो किसी का भय नहीं था, इसलिए वे बिना किसी झिझक के अपनी बात कहते थे और अपनी कहानियों में पाठक को समाज का असली रूप दिखाते थे। उनकी नग्नता असल में हमारे समाज का ही चित्रण है। सच सामने लाने के साथ कहानी कहने की अपनी बेमिसाल अदा और उर्दू जबान पर बेजोड़ पकड़, इन्हीं चीजों ने सादत हसन मंटो को कहानी का बेताज बादशाह बना दिया। खैर, मंटो के छोटे से जीवन कुल 43 वर्ष के ज्यादातर साल अमृतसर, बंबई और लाहौर में बीते। अमृतसर शहर तो मंटो की कहानी साहित्य का एक जीता जागता चरित्र जैसा ही है। मंटो के अनेकों अफसानों में या तो अमृतसर का जिक्र है या लाहौर और बंबई का। यहीं के गली कूचे, बदनाम बाजार, टांगे वाले और देश के स्वाधीनता संग्राम में जूझ रहे आम लोग मंटो के अफसानों में वो रंग भरते हैं जिनसे सादत हसन मंटो भारत और पाकिस्तान के उन 3 महान साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिन्हें दोनों ही देश अपनी विभूति बताकर गौरवान्वित होते हैं। एक तरफ मंटो की साहित्यिक गतिविधियां चल रही थी और दूसरी तरफ उनके दिल में आगे बढ़ने की ख्वाहिश पैदा हो रही थी। आखिर फरवरी 1934 को 22 साल की उम्र में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यह यूनिवर्सिटी उन दिनों प्रगतिशील मुस्लिम नौजवानों का गढ़ बनी हुई थी। यहीं मंटो की मुलाकात अली सरदार जाफरी से हुई और यहाँ के माहौल ने उसके मन में कुलबुलाती रचनात्मकता को उकसाया। मंटो ने कहानियां लिखना शुरू कर दी। तमाशा के बाद कहानी इनकलाब पसंद नाम से लिखी, जो अलीगढ़ मैगजीन में प्रकाशित भी हुई। 1936 में मंटो का पहला मौलिक उर्दू कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक था आतिशपारे। अलीगढ़ में मंटो ज्यादा नहीं ठहर सके और 1 साल पूरे होने से पहले ही अमृतसर लौट गए। वहां से वह लाहौर चले गए, जहां उन्होंने कुछ दिन पारस नाम के एक अखबार में काम किया और कुछ दिन के लिए मुसव्विर नामक साप्ताहिक का संपादन भी किया। जनवरी 1941 में दिल्ली आकर ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू किया। दिल्ली में मंटो सिर्फ 17 महीने रहे, लेकिन यह सफर उनकी रचनात्मकता का स्वर्णकाल था। यहां उनके रेडियो नाटकों के 4 संग्रह प्रकाशित हुए। मंटो के ड्रामे आओ, जनाजे और 3 औरतें, उसके विवादास्पद धुआं और समसामयिक विषयों पर लिखे गए लेखकों का संग्रह मंटो के मजामीन भी दिल्ली प्रवास के दौरान ही प्रकाशित हुआ। मंटो जुलाई 1942 में लाहौर को अलविदा कहकर बंबई पहुंच गए। जनवरी 1948 तक मुंबई में रहे और कुछ पत्रिकाओं का संपादन तथा फिल्मों के लिए लेखन का कार्य भी किया। जब मंटो बॉम्बे से लाहौर पहुंचे तो वह फैज अहमद फैज, नासिर काज़मी, अहमद राही और अहमद नदीम कासमी सहित कई प्रमुख बुद्धिजीवियों के साथ जुड़े थे। वह सभी लाहौर के प्रतिष्ठित पाक टी हाउस में इकट्ठा होते थे। 1948 से 49 में कुछ सबसे ज्वलंत साहित्यिक वादों और उत्साही राजनीतिक तर्कों के साक्षी थे। पाक चाय हाउस उन लोगों की यादों में एक विशेष स्थान रखती है
जो लाहौर के जीवन, साहित्यिक और सांस्कृतिक अतीत के बारे में जानते हैं। भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में लिखी टोबा टेक सिंह मंटो की सबसे मशहूर कहानी है। शुरू के लेखन में मंटो समाजवादी और वामपंथी सोच से प्रभावित नजर आते हैं, लेकिन देश के बंटवारे ने उनको बहुत गहरा और अमिट घाव दिया, जिसकी झलक उनकी अनेक कहानियों में मिलती है, जिनमें उन दिनों के पागलपन, क्रूरता और दहशत को दर्शाया गया है। 1947 के बाद मंटो पाकिस्तान में जा बसे, लेकिन वहां उन्हें बंबई जैसा बौद्धिक वातावरण और दोस्त नहीं मिले और वह अकेलेपन और शराब के अंधेरे में डूबने लगे और 1955 में गुर्दे की बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। ये थे सादत हसन मंटो। आज सादत हसन मंटो की 107वीं वर्षगांठ पर मैं और द सोशल हाउस की पूरी टीम देश भर में सादत हसन मंटो को सुनने या पढ़ने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, अगर आप सादत हसन मंटो के बारे में और जान पाए हैं, तो इसको अपने दोस्तों के साथ बांटिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।